सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहां मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो लोग जिन्हों को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है कि मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हों को अपनी पावर और बढ़ाने मतलब अपग्रेड करने का लालच देकर उसे यूएस का सिटीजनशिप दिला सके। यह सब मिस सेलर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों की पावर की कोई लिमिट नहीं होती। अब यह सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे ही रहे होते हैं। मिस सेलर अभी तक कांप रही होती है जो उसने जिन्हों के अंदर देखा था। उसे याद करके डेविड कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए हुए थे एकजुट होकर हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक एस हंटर मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सरवाइव किए थे और उन लोगों ने मिलकर बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी होता है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम होता है कामिस। कामिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो यह रून स्टोन जिन्हों को गिफ्ट करेगा और बदले में उसे अपनी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी यह रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो यह जिन्हों के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है, बट उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियों जैसा लग रहा होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्बू और जिन्हा को देखते हैं जिनके बीच थोड़ी सी नोकझोंक चल रही होती है। फिर जिन्बू जिन्हा को बताता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम है सोलो प्ले। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है, टेक्निकली तुम सोलो तो फाइट नहीं करते। जिन्बू बोलता है, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं रखूं तो क्या रखूं, तुम ही बता दो। जिन्हा बोलती है, आजिम ग्लेड कैसा रहेगा, जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब है आगे बढ़ना। जिन्बू बोलता है, यह नाम बुरा नहीं है और वो डिसाइड करते हैं कि वही नाम यूज करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चाय दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि उसको जिन्बू में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है कि यह मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्बू मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोचती है कि उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगो ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक और बात याद आती है, जब वो जेजू आइलैंड पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बिंगो की होती है। बिंगो चा से बोल रहा होता है कि प्लीज जिन्बू को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा, और इतना बोलने के बाद वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गेट का हेडक्वार्टर दिखता है जिसका लीडर पाक चुक सुक होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उसके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उसको गेट में एंट्री करने के लिए कोई परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक का हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो लोग कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते थे क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होना चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस गिल्ड से हेल्प ले। अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी क्लियर नहीं कर सकते। वो लोग इस बात को लेकर काफी सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक हंटर आता है जो कि एक ए रैंक का हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना हमें सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पाक कहता है कि कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पाक को याद आता है कि एक हंटर ऐसा भी है, सांग जिन्बू। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिन्बू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाएंगे। इधर हमें जिन्बू दिखाई देता है जो जिन्हा से पूछ रहा होता है कि मेरे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हू बोलता है, हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़कर कुछ भी रख लो चलेगा। फिर जिन्हू पूछता है, क्या हंटर चाबी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है? जिन्हू बोलता है, नहीं वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हू कहता है कि हंटर चा से भी ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है? जिन्हू बोलता है, मुझे ऐसा कोई हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस भी हो और जो गिल्ड का काम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिन्हू चाहता था कि बस कोई लो रैंक हंटर हायर कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो वियर्ड सी फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिन्बू अंदर बुलाता है। उनके बीच में बातचीत होती है एक ए रैंक गेट को क्लियर करने के लिए। उस ए रैंक गेट को लेकर वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलता है कि वैसे
वैसे तो बाकी एस रैंक के हंटर को 10% की रेट प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको 20% देंगे। जिन्हों बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर के तरह ट्रीट करने के बजाय मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है। और वैसे भी हम लोग जस्ट अपना गिल्ड अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं। जिस पर पाक बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिन्हो बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाक कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आपको ही फाइट करना होगा। फिर उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम से आ जाना। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्हों का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पाक को बताता है, लेकिन पाक कहता है कि तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्हों ने अपना एक शैडो सोल्जर अपने अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जिन्हों भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली होती है। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होकर गेट के बाहर जिन्हों का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्हों अभी तक वहां नहीं आया। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रीस्टार्ट होने में। इधर जिन्हों सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों हो गया, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का। तो वो अपना शैडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिन्हों के फैंस होते हैं। वो लोग जिन्हों को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड का एक हंटर वहां कर जिन्हों को अपने साथ ले जाता है। फिर वहां पाका आता है और बताता है कि आज की रेड का लीडर वो होने वाला है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हों की बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट को टीचर ने स्कूल के स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वो रूम काफी टाइम से बंद था। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी के 2 स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंसने लगता है और बोलता है तुम लोग डरपोक हो, यह सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है, इसमें सिर्फ एक हंटर अंदर जा सकता है, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता। इस गेट को खुलने में अभी 1 वीक लगेगा। अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया तो डंजन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर अंदर से बाहर आ सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकलता है और उस लड़के का सर पकड़ के क्रश कर देता है। यह देखकर बाकी दोनों की तो फट के हाथ में आ जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर निकलते हैं और सब मिलकर तोड़फोड़ करने लगते हैं पूरे स्कूल में। एक के बाद एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और वो बाथरूम में जाकर के छिप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ गए हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डरी होती है। हंटर एसोसिएशन से बोलती है। हंटर एसोसिएशन उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह से छिपी रहो, हम तुरंत हंटर को भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा है। वो लड़की बताती है दिखने में तो वह इंसानों जैसा है, लेकिन काफी बदसूरत है और उसका स्किन कलर ग्रीन है। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन शॉक हो जाते हैं। वह बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, स्किन ग्रीन, इसका मतलब वो ऑक्स है, वो लोग स्मेल कर सकते हैं, तुम वहां से जितना जल्दी हो सके वहां से भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर उस लड़की को मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मची है। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़कर भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फंसे होते हैं। वो लोग क्लासरूम में छिपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है वो सब हाथों में लेकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करके जा रहा होता है। एकदम लाश बिछा दिया था उन्होंने पूरे स्कूल में। फिर हमें जिन्हों की बहन जिना और उसका बेस्ट फ्रेंड सांगी दिखती है, जो एक ई रैंक हंटर भी है। वो लोग एक क्लासरूम में छिपे होते हैं। वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट होते हैं। अब कुछ मॉन्स्टर उसकी क्लास में भी आ चुके थे। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उसमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पहले उसी को मारना चाहिए। वो लोग सोंगी की बात कर रहे होते हैं। सोंगी उसके सामने आ जाती है, लेकिन जिना उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सोंगी बोलती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा ई रैंक है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है क्या यही वो इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक सेंस किया था। मतलब वो सोंगी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो इस लड़की के अंदर से आ रही है। वो जिना के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिना पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी जिना के अंदर से जिन्बू के
शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं। फिर उसे घुमा के एक ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत को फाड़ता हुआ ऊपर से उड़ जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है और हमें दिखाई देता है कि वही 3 शैडो सोल्जर आ जाते हैं। यह लोग एक्चुअली में टस्क के 3 जनरल होते हैं जिनको जिनबू ने पहले ही जिना के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन पे तो मुझे बहुत ज्यादा ही गूज़बम्प आ रहे थे। इवन अभी भी बताते वक्त भी पूरा गूज़बम्प आ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के हंटर दिखाई देते हैं और जिनबू भी दिखाई देता है जो लोग डंजन के अंदर जा चुके हैं। अंदर उसका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिनबू की हेल्प लिए। फिर उसके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। पाक समझ जाता है कि यह डंजन जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्लियर करने में। फिर वो नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हिल नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक जगह पर खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मल नहीं होता है क्योंकि उनका नेचर होता है किसी को देखते ही अटैक करने का, लेकिन किसी वजह से बस वो खड़े थे। इधर जिनबू भी सोच रहा होता है मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था कि कोई हाई रैंक मॉन्स्टर आए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तभी जिन्हों को सेंस होता है कि उसने जो शैडो सोल्जर जिन्हों के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्हों समझ जाता है कि जरूर जिना किसी खतरे में है। वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पाक को बोलता है मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है, तुम लोग यहाँ संभाल लेना। लेकिन पाक बोलता है यह कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर हैं, यह हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकते हैं, हम लोग मर भी सकते हैं। और वो हमारे बीच का एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिन्हों बोलता है ठीक है काम करता हूँ मैं यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पे करते हो। आप लोग कमेंट में गैस करो कि जिन्बू किसकी बात कर रहा है। फिर जिन्बू बोलता है वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा मेरी जगह। और फिर वो बेरू को समन करता है और उसे बोलता है तुम इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना। और बेरू पूछता है बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। जिन्बू बोलता है तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। इतना बोलने के बाद जिन्बू वहां से तेजी से निकलता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर होते हैं और जिन्बू के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उन सबसे फाइट करे। तभी वो कार्ल्स को समन करता है और वो इन मॉन्स्टर के ऊपर से निकल जाता है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जिन्बू ने अपने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं कि जिन्बू ने कुछ टाइम पहले ही उसे यूज किया था डंजन के पास आने के लिए और अब उसका कम से कम 3 घंटे का कूल डाउन होता है, तो अब उसे यूज नहीं कर सकता। इसीलिए वो कार्ल्स पर सवार होकर वो काफी तेजी से जिन्बू के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वह एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर्स पे जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी पावर 50% तक बढ़ा देता है ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर्स जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।